माय लवली स्टूडेंट्स। सोशो पॉइंट चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। आप लोगों को मजूमदार में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, तो आप लोगों की डिमांड पे मैं वीडियोस बना रही हूँ आप लोगों के लिए मजूमदार से रिलेटेड। ठीक है, मजूमदार का आज हम लोग कास्ट पे क्या क्या व्यूज़ हैं वो देखेंगे। इसके बाद उन्होंने कास्ट की ओरिजिन कैसे बताई है वो देखेंगे। देन हम लोग इनके ट्राइबल इंटीग्रेशन के बारे में बात करेंगे कि उन्होंने जनजाति एकीकरण के बारे में कैसे क्या बताया है। ठीक है, और बच्चों आप लोगों का एग्ज़ाम इस तरीके के पैटर्न पे हो रहा है, तो आप लोगों को ये ज़रूरी है कि कोई भी थिंकर अगर आप पढ़ रहे हो तो उसके बारे में पूरी जानकारी हो आपको। ठीक है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें आपको उसके हर एक बात बतानी, हर एक चीज़ इंक्लूड करनी ज़रूरी होगी अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए। तो हर एक थिंकर के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज होनी ज़रूरी है। इसके अलावा क्या-क्या इम्पोर्टेंट्स हो सकते हैं आप लोगों के, क्या-क्या क्वेश्चंस आने की, मतलब कौन-कौन से टॉपिक्स बताऊँगी, क्वेश्चन नहीं, कौन-कौन से टॉपिक्स आने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है वो मैं आप लोगों को बता दूँगी एक नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा आप लोगों का, अगर आप लोगों को ये नहीं पता है कि किस पैटर्न पे आपका पेपर होगा तो वो भी मैं बता दूँगी। ठीक है, तो वो सारे वीडियोज़ जो भी बनाऊँगी अभी 2-3 दिनों में सारे बना के दूँगी आपको, तो वो सारे लिंक्स आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो आप लोग कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों ज़रूर चेक कर लिया करिए। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि मजूमदार जी ने कास्ट के बारे में क्या बताया है। जीएस घुरे का भी आपको कास्ट पढ़ना था तो वो आपका लॉन्ग पूरा वीडियो पड़ा हुआ है चैनल पर। सेमेस्टर 5 की प्लेलिस्ट में आप प्लेलिस्ट चेक करिए जाकर के, सेमेस्टर 5 में सर्च कर लिए जाके। ठीक है, वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा आपको। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अब। देखिए हम लोग जो भी बात करेंगे ना अभी, वो सारी की सारी डीएन मजूमदार की जो भी थॉट्स हैं जाति के ऊपर, उन्हीं के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इन जनरल कोई भी बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो वो सारी बातें ध्यान रखिएगा। जैसे फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, डीएन मजूमदार ने जाति व्यवस्था के बारे में कहा है कि ये सामाजिक स्तरीकरण का एक विशेष रूप है। ठीक है, एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है ये कास्ट सिस्टम, है ना। मतलब कास्ट सिस्टम को सोशल स्ट्रेटिफिकेशन से जोड़ा हुआ है। ठीक है, और इनका एक फेमस स्टेटमेंट है कि जाति एक बंद वर्ग है, कास्ट इज़ अ क्लोज क्लास। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपको डिफाइन करना होगा अगर आपका आता है कि स्तरीकरण, सॉरी, जाति व्यवस्था के बारे में अगर क्या व्यूज़ हैं तो आपको ये स्टेटमेंट क्लैरिफाई करना होगा। ठीक है, आपको समझाने के लिए मैं बता दूं कि अभी मैं आपको बताऊंगी कि जाति और वर्ग में क्या डिफरेंस है। ठीक है, इसके अलावा स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है, ये बताते बताते आपको ये स्टेटमेंट आपका डिफाइन हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको वहाँ पर भी समझाना होगा। एक अच्छी भाषा का इस्तेमाल करते हुए कॉपी पे वो सारी बातें लिख दोगे, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं स्ट्रेटिफिकेशन या स्तरीकरण क्या होता है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, देखिए समाज में क्या होता है, बहुत सारे ग्रुप्स पाए जाते हैं। ठीक है, अगर इनमें ऊंच नीच का विभाजन है, अपर लोअर में इनका डिवीज़न है, तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पर स्ट्रेटिफिकेशन है, यानी कि संस्तरण या स्तरीकरण है, दोनों बोलते हैं। ठीक है, यानी कि कीवर्ड क्या है कि ऊंच नीच में विभाजन, अपर लोअर में डिवीज़न, ये हो गया स्तरीकरण। ठीक है, अब जाति और वर्ग देख लेते हैं। जाति और वर्ग में डिफरेंस पता है आपको। जाति क्या होता है, वो जन्म से मिली हुई होती है। आपने जिस घर में, जिस परिवार में पैदा हुए हैं, आप जन्म लिया है आपने, वो परिवार जिस जाति से संबंधित है उसी जाति के आप हो गए। अब क्योंकि इसका रिलेशन, जाति का रिलेशन जन्म से हो गया है, तो इस पे आपका कोई भी कंट्रोल नहीं है, आपका कोई भी नियंत्रण नहीं है। ठीक है, आप इसको बदल भी नहीं सकते। आप तो नहीं बदल सकते कि आपका इस फैमिली में जन्म हुआ है तो किसी और फैमिली में से आप अपने आप को रिलेट कर लो, क्योंकि जन्म ही हुआ है तो बदलेगी नहीं। ठीक है, लेकिन वर्ग की क्या विशेषता है, ये प्रमुख विशेषता बता रही हूँ। ठीक है, दोनों की, जिसके बेस पे आपको ये चीज़ क्लियर करना है, ये स्टेटमेंट। वर्ग क्या होता है कि ए है, बी है, सी है, इन सब का स्टेटस अलग अलग है समाज में। इनकी स्किल्स जैसी होंगी उसी हिसाब से इनका सोसाइटी में रुतबा होगा, स्टेटस होगा। ठीक है, अब यहाँ पर मान लीजिए ए सबसे बड़ा है, देन बी, देन सी, फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड, देन थर्ड। ठीक है, थर्ड पोजीशन है इसकी। अब सी वाला अगर मान लीजिए कोई इंसान है, वो ए में जाना चाहे तो अपनी स्किल्स को इसे डेवलप करना होगा, वो ए में चला जाएगा ईजिली। अगर ए की स्किल्स डिके हो गई, इस कुछ दिक्कत हो गई, तो वो सी में चला जाएगा। लेकिन
अगर मान लीजिए ए ने ब्राह्मण में जन्म लिया है तो वो कभी क्या शूद्र में जाएगा? नहीं जाएगा। ये डिफरेंस होता है। तो जैसे कि आप देख रहे हो, ए मान लीजिए ब्राह्मण है, बी क्षत्रिय, ठीक है, सी वैश्य। ये दोनों अपनी जगह बदल नहीं सकते, अपनी जाति बदल नहीं सकते। तो इसे हम क्या कहेंगे? दिस इज़ अ क्लोज सिस्टम। ये एक बंद व्यवस्था है, ठीक है। ये कैसी व्यवस्था है? क्योंकि जन्म मिल गया इन लोग को जिस जगह पे, तो ये जाति व्यवस्था है। तो जाति व्यवस्था कैसी व्यवस्था हुई? एक बंद व्यवस्था। अगर यही वर्ग हम कहें कि ये वर्ग है, ए वर्ग, बी वर्ग, सी वर्ग, तो ए क्लास अगर सी में चला जाए तो ऐसा हो सकता है, सी ए में चला जाए तो ऐसा भी हो सकता है। ये दोनों की स्किल्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो क्योंकि ये अपने आप को इधर उधर मूव कर सकते हैं, यहाँ पे मोबिलिटी दिखाई दे रही है, गतिशीलता दिखाई दे रही है, तो ये एक खुली व्यवस्था है, ये एक ओपन सिस्टम है। तो वर्ग वर्ग में ऐसा होता है ना कि अपने प्लस चेंज कर सकते हो। तो वर्ग व्यवस्था कैसी हुई? खुली व्यवस्था हुई। इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखिए क्या कहते हैं मजूमदार कि जिन जिन लोगों के समाज में समान हित होते हैं, एक ही चीज़ को अचीव करना चाहते हैं। अब जैसे हमारा इंडिया हो गया, ठीक है। इंडिया में सारे लोगों का समान हित क्या होगा कि हमारे भारत देश में किसी तरीके के दंगे, संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, मारपीट, लड़ाई झगड़े ना हो। ये सब चाहते हैं। तो इसमें सबका कॉमन इंटरेस्ट है, समान हित है। तो वो मजूमदार कहते हैं कि समान हित वाले लोग एक साथ जब आ जाते हैं तो क्या होता है? एक ग्रुप फॉर्म हो जाता है, एक समूह का निर्माण हो जाता है। अगर आप समूह की विशेषताएं पढ़ो तो वैसे ही होता है, जिनका कॉमन इंटरेस्ट होता है, ये किसी बेस पर सिमिलर होते हैं, तो क्या हो जाता है? एक ग्रुप फॉर्म हो जाता है, एक समूह का निर्माण हो जाता है। तो वही मजूमदार कहते हैं कि समान हित वाले लोग जब एकजुट होकर इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या होता है? समूह का निर्माण होता है। फिर मजूमदार कहते हैं कि जब समूह का निर्माण हो जाता है तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग एक जैसे हों। किसी के पास ज़्यादा पावर होगी, किसी के पास कम पावर होगी, या किसी और बेस पर लोगों में आपको डिफरेंशिएशंस दिखाई देंगे, मतलब विभिन्नताएं दिखाई देंगी। फिर क्या होगा? उन्हीं विभिन्नताओं के आधार पे क्या होगा? लोग आपका ऊंच नीच में विभाजन कर देंगे, अपर लोअर में डिवीज़न कर देंगे, ठीक है। फिर क्या होगा? जब ये अपर लोअर का डिवीज़न हो जाएगा तो अगर यहाँ पे मोबिलिटी दिखाई देती है कि अपर वाला लोअर में या लोअर वाला अपर में जा सकता है, तो क्या होगा? वो एक खुली व्यवस्था होगी। अगर नहीं हो सकता ऐसा तो एक बंद व्यवस्था होगी, ठीक है। लेकिन मजूमदार जी अब कहते हैं कि जाति के केस में क्या होता है कि ऐसा नहीं होता कि लोग अगर किसी में जन्म किसी ने ले लिया तो वो उसी में बना रहता है। वो हमेशा इतिहास उठा कर के देखिए आप, तो हमेशा से ऐसा होता है कि लोगों ने हमेशा समाज में अपने स्टेटस को, अपनी प्रस्थिति को ऊंचा उठाने का प्रयास किया है, ठीक है। आप एम.एन. श्रीनिवास का संस्कृतिकरण पढ़ो तो वो पूरा का पूरा इसी पे बेस्ड है कि लोग हमेशा अपने स्थिति को, अपनी परिस्थिति को, अपने स्टेटस को ऊंचा उठाने की कोशिश करते हैं, और अपर वाले उनका हमेशा विरोध करते हैं। विरोध होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई कभी भी अ, अगर जाति व्यवस्था में कहा कि जन्म जिसमें ले लिया वहीं पे हो, तो वो हमेशा ऐसा मान के चलता है कि हाँ ठीक है, मैंने जन्म ले लिया, मैं लोअर हूँ तो मैं लोअर ही रहूँगा। नहीं, उसने हमेशा अपने आप को ऊंचा उठाने का प्रयास किया, क्योंकि जाति में लोग अपने आप को इधर से उधर करने की कोशिश कर रहे हैं ना, जैसे वर्ग में ऐसे करके करने की कोशिश कर रहे थे। अब देखो जाति में ऐसा देखने को मिल रहा है ना, मजूमदार कह रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे वर्ग के कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिल रहे हैं आपको। किसके? क्लास के कैरेक्टरिस्टिक, ना कि कास्ट, जो कि एक क्लोज सिस्टम है। नहीं, यहाँ पे मोबिलिटी लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उसका बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है, बहुत ज़्यादा शोषण, अत्याचार, सब कुछ हो रहा है, लेकिन लोग हमेशा से ये कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये कैरेक्टरिस्टिक जो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाने वाला है, ये वर्ग का है। इसीलिए देखो जाति में वर्ग आ गया है ना। इसीलिए स्टेटमेंट क्या है? जाति एक बंद वर्ग है, ठीक है। कास्ट इज अ क्लोज क्लास। देन इनका नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। फिर तो आगे जो भी हैं आप जी.एस. घुरे का वीडियो देख लोगे तो इसी में कुछ पॉइंट्स, मतलब एक्सप्लेनेशन में कुछ चीज़ें ऐसे डाल सकते हो, पॉइंट्स नहीं,
चीज़ें कुछ एक्सप्लेन करते हुए चीज़ें बता सकते हो तो आराम से बता ले जाओगे, है ना। तो उसको देख लेना। भारत में जाति व्यवस्था की कुछ विशेषताएं हैं जो कि मजूमदार की ही बारे में है सारी बातें, ठीक है। धार्मिक स्वीकृति प्राप्त सामाजिक संस्था है ये, एक रिलीजियसली अप्रूव्ड सोशल इंस्टीट्यूशन है ये एक, यानी कि जाति व्यवस्था को धार्मिक स्वीकृति प्राप्त है। तो इसको एक्सप्लेन करते हुए क्या कहोगे कि हिंदू धर्म से रिलेटेड ये एक संस्था है, ठीक है। ऋग्वेद में इसका वर्णन है। ऋग्वेद में वर्णों का वर्णन है, वर्ण व्यवस्था का वर्णन है, जाति के बारे में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। वर्ण के बारे में लिखा हुआ है। और जाति व्यवस्था जो है वर्ण व्यवस्था पे आधारित होती है, बेस्ड ऑन वर्णा सिस्टम। जैसा कि बताया गया है कि ब्रह्मा के अलग अलग पार्ट्स से अलग अलग वर्णों का जो है वर्णों की जन्म हुआ है। जैसे मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य, पैरों से शूद्र, इस तरीके की बातें बोली गई हैं। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप लोग, व्यवसायों की पवित्रता और अपवित्रता के आधार पर जाति समूहों की परिस्थिति का निर्धारण हुआ है। स्टेटस इज बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशंस, प्योरिटी एंड इम्प्योरिटी ऑफ डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स। देखिए, पवित्रता और अपवित्रता या पवित्रता और प्रदूषण की बात बहुत ही ज़्यादा ब्रॉडर वे में, बहुत ज़्यादा इसके बारे में एक्सप्लेनेशन किसने किया है? लुइस ड्यूमो, ठीक है। लुइस ड्यूमो का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने इसके बारे में सबसे ज़्यादा बात करी है। इसके अलावा वो ही स्ट्रेटिफिकेशन की बात सबसे ज़्यादा पहले उन्होंने ही सबसे करी है, ठीक है। लुइस ड्यूमो, स्ट्रेटिफिकेशन मतलब स्तरीकरण, है ना। वही कहते हैं कि समाज में स्तरीकरण पवित्रता और अपवित्रता के आधार पर होता है। इसके अलावा अगर हम व्यवसाय की बात करें तो व्यवसाय के आधार पर जाति का विभाजन, कि जाति कैसे बनी, कि लोगों का व्यवसाय अलग अलग था, उसी बेस पर जाति बन गई, ऐसी बात कौन करता है? नस्फील्ड करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग थिंकर की चीज़ें मैच होती हुई दिख सकती हैं आपको, और इस चीज़ को अप्रूव करते हैं, इस बात को अप्रूव करते हैं मजूमदार, इस बात को मानते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ों को नकार देते हैं ना, जैसे कुछ चीज़ों को रिजेक्ट कर देते हैं, वैसे इस चीज़ को वो मानते हैं कि, और वो ये कहते हैं कि लोगों को देख करके, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी बॉडी अपीयरेंस को देख करके जाति व्यवस्था नहीं बनी, है ना। आपके ग्रह नक्षत्र या फिर देख लें तो बोल दें कि हाँ आपको हम इस जाति में रखते हैं, इस तरीके से विभाजन नहीं हुआ। मजूमदार कहते हैं कि लोग अलग अलग व्यवसायों में लगे हुए थे पहले, ठीक है। अब जैसे कोई शूज़ बनाने का काम करता है, चमड़े में काम करता है, ऑब्वियस सी बात है बदबू आएगी, है ना, गंदगी होगी, ठीक है। तो उसको नीचे कैटेगरी में रख दिया, ठीक है। कोई पढ़ने पढ़ाने का काम करता है, बुक्स वगैरह पढ़ाई करनी है आपको, तो अपनी जगह क्लीन रखनी पड़ेगी, है ना, बिल्कुल एनवायरनमेंट को अच्छा रखना पड़ेगा। वो बड़ा पवित्र लगा तो उसे अपर रख दिया। तो जैसा व्यवसाय था उसकी पवित्रता और अपवित्रता के आधार पे क्या हुआ, लोगों को जातियों में बांटा गया, और उन जातियों को क्या स्टेटस है वो डिफ़ाइन किया गया कि कोई जाति है, अगर अगर पढ़ने पढ़ाने का काम करती है तो उसको ब्राह्मण बोल दिया गया, और उसका स्टेटस डिफ़ाइन कर दिया क्योंकि वो सबसे ज़्यादा क्लीन था, ठीक है, शुद्ध लगता था, तो उसको क्या कर दिया गया, सबसे ऊपर रख दिया गया। तो इस तरीके से कुछ मजूमदार जी कहते हैं, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, विवाह से संबंधित नियम, मैरिज रिलेटेड रूल्स कुछ बनाए गए, जिसमें कहा गया कि आप अपने ही जाति के अंदर आप शादी करेंगे। एंडोगैमी एक्सोगैमी से रिलेटेड रूल्स बनाए गए, ठीक है। अपने गोत्र से बाहर विवाह करना है ना, ठीक। तो इस तरीके की चीज़ें, और जब एंडोगैमी एक्सोगैमी या अंतर्विवाह बहिर्विवाह वाले जो नियम कायदे कानून हैं किसी ने गलती से तोड़ दिए या जानबूझ के तोड़ दिए, तो क्या हुआ, समाज ने उनको दंड दिया, ठीक है। अब दंड देंगे तो ज़रूरी नहीं है कि मृत्यु दंड दें, ठीक है। वो कहीं ना कहीं अपना जीवन यापन करेगा। मान लीजिए ब्राह्मण ने, ठीक है, ब्राह्मण ने शूद्र से शादी कर ली, तो क्या होगा, ब्राह्मण मेल था, ठीक है, ये मेल था, ये फीमेल थी, मान लीजिए, तो क्या होगा, अब ब्राह्मण वाले इसको अपनी जाति से बाहर निकाल देंगे, तो ये क्या करेगा, एक नई उपजाति बना लेगा, ब्राह्मण में एक नई उपजाति बन जाएगी, एक नई सब कास्ट बन जाएगी। या शूद्र का कोई इंसान है, वो किसी और वर्ण में शादी कर ले तो भी क्या होगा, शूद्र में ही एक नई सब कास्ट बन जाएगी। तो वही मजुमदार कहते हैं कि मैरिज रिलेटेड रूल्स को जब लोगों ने तोड़ा तो इससे बहुत तेज़ी से जातियों की संख्या में वृद्धि हुई,
ठीक है, निम्न जातियों में, डिप्रेस्ड कास्ट में। अब कोई अपर तो बनेगा नहीं रूल तोड़ करके, वो निम्न ही बनेगा। अब एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है कि इन्होंने डिप्रेस्ड कास्ट कहा है निम्न जातियों को, ना कि लोअर कास्ट, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको इनके व्यूज़ में बतानी है, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं, एक बढ़िया सा पॉइंट सबसे आखिरी जो कि इस वीडियो का, इसके बाद हम लोग उत्पत्ति के बारे में देखते हैं। इन्होंने यूटिलिटी बताई है ना, बड़े ताज्जुब की बात है, इन्होंने यूटिलिटी बता दी, जो कि जे एच हट्टन ने भी बताई और महात्मा गांधी ने भी बताई है। जे एच हट्टन, ठीक है, हट्टन की किताब आप कास्ट इन इंडिया देख सकते हो, ठीक है, कास्ट इन इंडिया किताब, ठीक है। जाति व्यवस्था को सही ठहराने की कोशिश की गई है और ये स्टेटमेंट दिया है मजूमदार ने। इसको हम डिस्क्राइब करते हैं। पहले हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से मजूमदार ने बोला है कि बिल्कुल बढ़िया है जाति व्यवस्था, ठीक है। कहते हैं कि जो कि डीपी मुखर्जी ने भी जो कहा है, जो मैं बताने जा रही हूँ, वो कहते हैं कि जाति व्यवस्था में एक, भारत की जाति व्यवस्था में एक बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पे जैसे आप अमेरिका चले जाओ, वहाँ पे सारे अलग प्रजाति के लोग हैं ना, श्वेत रंग के। अब आप जाओगे तो अलग कलर के हो जाओगे, तो वो क्या करेंगे, पहले के ज़माने का सोचो, युद्ध वगैरह जब हुआ तो आपको गुलाम बना लेंगे या निकाल देंगे आपको, है ना, देश से बाहर, या मार देंगे, कुछ भी करेंगे, बुराई करेंगे, है ना, लेकिन रहने तो नहीं देंगे। लेकिन भारत की जाति व्यवस्था की विशेषता क्या है कि वो आत्मसात करती है, वो एसिमुलेट करती है। किस तरीके से, आपको रख लेगी, कहेगी ठीक है आप हमारे समाज में शामिल हो सकते हो, लेकिन आपकी एक अलग, आप हमारे वर्ण से नहीं हो, न ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र, आपकी एक अलग उपजाति बन जाएगी। तो एक अलग उपजाति बना करके वो हर एक इंसान को अपने में एसिमुलेट करने की काबिलियत रखती थी जाति व्यवस्था, ऐसा कहना है, ठीक है। अब ये अच्छी बात बताई है डीएन मजूमदार ने जाति की, लेकिन आप सोचो, क्या उसको बराबरी का तबका दे सकते हैं कि किसी और को अगर अपने में समाहित कर रहे हो तो क्या आप इक्वालिटी दे सकते हो उसको? नहीं दे सकते। क्या आप उससे अच्छा ट्रीट करोगे? नहीं दे सकते ऐसा। आप हमेशा उसको क्या करोगे, रूल्स रेगुलेशन, अगर आपने उसको एक नई सब कास्ट में रखा है, एक नई उपजाति में, तो उसके रूल्स बनाओगे आप, ठीक है, कि आप यहाँ नहीं जा सकते, आप उसके साथ नहीं खा सकते, आप ये पर्टिकुलर खाना नहीं खा सकते, ठीक है, आपको इस तरीके से रहना होगा, ठीक है। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं। लेकिन डीएन मजूमदार ने कहा ये चीज़ अच्छी है कि ऊपर ऊपर से, है ना, हम देखते हैं तो अच्छा लगता है कि हाँ सभी लोग इसमें आकर के मिल सकते हैं। एक और अच्छी बात बताई डीएन मजूमदार जी ने जाति व्यवस्था की, कहते हैं कि यहाँ पर लोगों की मान्यता है कि जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ऐसे नहीं लिखती हूँ, ऐसे ही लिखती हूँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, है ना। तो अगर किसी ने शूद्र में जन्म लिया है, तो यहाँ पर जो मान्यता है कि लोग समझते हैं कि हमने पिछले जन्म में जैसे काम किए होंगे, उसी कर्मों के हिसाब से आज हमको जो ज़िंदगी मिली है, यहाँ की या यहाँ की या यहाँ की, वो पिछले जन्म के कर्मों के आधार पे ही मिली है। यानी कि कर्मा सिस्टम पर बिलीव किया जाता है, बर्थ रीबर्थ पे बिलीव किया जाता है हिंदू वर्ण में, सॉरी हिंदू धर्म में। तो उस आधार पर क्या होता है कि मान लो कोई आ गया, कोई शूद्र में जन्म ले लिया किसी ने, और ब्राह्मण उस पर बहुत ज़्यादा शोषण कर रहा है, तो शूद्र इस बात को मान करके चुप हो जाएगा कि कोई बात नहीं, आज हमारे साथ इस तरीके का हो रहा है तो इसमें हमारी ही गलती है। और कौन सी गलती है? इमेजिनरी, है ना, कि हमने पिछले जन्म में कुछ किया होगा ऐसा, जिसकी वजह से आज हमको ये सारी चीज़ें झेलने को मिल रही हैं। तो इस तरीके की सोच जब शूद्र रखेगा या कोई भी वर्ण रखेगा, तो इससे क्या होगा, क्या फ़ायदा होगा, डीएन मजूमदार कह रहे हैं, संघर्ष नहीं होगा। ये जा कर के लड़ेंगे नहीं, ये किसी से नहीं लड़ेंगे, ये किसी से नहीं लड़ेंगे, ये नहीं लड़ेंगे, और इसको तो लड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि सब मान के बैठे हैं कि हमारे ही कर्म हैं जिसकी वजह से आज हम यहाँ हैं। और और जब जाति में कोई पैदा हो जाता है तो वो क्या करता है, अपने आप को वहीं का समझ लेता है, जाति की वजह से वो अपने को विरोध नहीं करता अपने लिए, ठीक है, ये चीज़। क्योंकि समाज की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो नीड है वो व्यवस्था को बनाए रखना है। अब कोई विरोध नहीं करेगा तो समाज हमेशा व्यवस्थित रहेगा, व्यवस्था में बना रहेगा, है ना। ये सारी कुछ बातें डीएन मजूमदार जी कहते हैं। और महात्मा गांधी जी भी इसी तरह की कुछ बात करते हैं। वो कहते हैं कि
इससे क्या होता है, कंपटीशन कम हो जाता है। जैसे जैसे मान लीजिए कि ये ब्राह्मण हैं, ये क्षत्रिय हैं, ठीक है। अब क्षत्रिय के काम में अगर ब्राह्मण दाखिल हो जाएंगे तो क्षत्रिय के यहाँ बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो जाएगा, है ना, बहुत ज़्यादा क्योस क्रिएट होगा, लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। तो ये सारी, अगर कोई मान ले कि हाँ मैं क्षत्रिय हूँ और मैं क्षत्रिय का ही काम करना ही पड़ेगा मुझे, तो इससे क्या होगा, कंपटीशन कम होगा। लेकिन आप सोचो, अगर मान लीजिए इंजीनियर बनना चाहते हो और आपके घर वाले कहे नहीं है बेटा आपको टीचिंग लाइन में ही जाना है, हमारे यहाँ की परंपरा है, तो आपको कैसा लगेगा? आपके अंदर काबिलियत तो कुछ और करने की है ना। हर इंसान के अंदर काबिलियत होती है, ठीक है। मैं मानती हूँ कि हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ों को करने की काबिलियत होती है। जब इंसान को वो एनवायरनमेंट मिल जाता है तो वो काबिलियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। लेकिन एक इंसान हर एक काम नहीं कर सकता। जैसे मछली से बोल दो कि आप उड़ के दिखाओ तो वो उड़ेगी नहीं, क्योंकि वो तैरने के लिए ही बनी है ना। ऐसे होता है, हर एक इंसान के अंदर होता है कि वो कुछ ना कुछ चीज़ों को करने के लिए ही बना होता है। कई बार उसको एनवायरनमेंट ऐसा मिल जाता है, कुछ भी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। इसकी वजह से उसके अंदर एक जज्बा हो जाता है कि मुझे यही करना है। अब आप बोल दो नहीं बेटा मेरे यहाँ तो ये परंपरा है, तो ये सारी चीज़ें तो गलत है ना। फिलहाल इन महान पुरुषों ने ये सारी चीज़ें बताई हैं तो आपको मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ आपको कोट करने के लिए, एग्ज़ाम में लिखने के लिए बोली गई हैं। हमेशा आपको क्रिटिकल थिंकिंग रखनी है अपनी, ये चीज़ सोच लीजिए। आपको कास्ट सिस्टम पढ़ाया जाता है इसलिए नहीं कि आप जाति व्यवस्था को मानो और उसको अपने जीवन में प्रैक्टिस करो, आप उसको लोगों पे अप्लाई करो, बिल्कुल नहीं। आपको क्रिटिकल होने के लिए पढ़ाया जाता है। इसीलिए हर आंसर के बाद आप बुक में देखो, हर चीज़ों के बाद उसका आलोचना ज़रूर लिखी होती है, जो कि कोई नहीं पढ़ता, है ना। तो आपने सुना कि क्या-क्या मजूमदार जी ने बताया जाति व्यवस्था की उपयोगिता के बारे में। उसी बेस पर ये कहते हैं कि जाति व्यवस्था को बने रहना चाहिए। क्यों बने रहना चाहिए? क्योंकि किसी उँगली के टूट जाने या विषाक्त हो जाने की दशा में उसको काटना उचित है, ना कि पूरे शरीर को आप ख़त्म कर दो, है ना? सॉरी, पूरे हाथ को आप हटा दो, ऐसा नहीं, ठीक है। मतलब कोई उँगली खराब हुई है तो आप उसको हटाओ, ना कि पूरे हाथ को। कहने का मतलब जाति व्यवस्था में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं, जैसे कि लोग एक दूसरे का शोषण करने लगे हैं, ठीक है। मजूमदार जी कहते हैं लोग एक दूसरे का शोषण करने लगे हैं, अस्पृश्यता को फॉलो करने लगे हैं, अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करने लगे हैं ना। तो आप इन सारी बुराइयों को हटा करके जाति व्यवस्था को बने रहने दीजिए। अब आप बताइए, है ना, इक्वालिटी अच्छी है कि अपर लोअर में डिवीज़न, है ना, एक दूसरे के सामने ऊंचा नीचा एक दूसरे को फील करवाना। आप क्लास में रहते हो, अगर आप सोचो एक दूसरे को ऊंचा नीचा फील करवाओ तो अच्छा माहौल होगा। ये एक साथ रहो अच्छे से एक दूसरे की हेल्प करके, है ना, तो वो अच्छा होगा ज़्यादा। तो कहते हैं इफ़ अ फिंगर इज़ ब्रोकन और पॉइजन इट इज़ एडवाइजेबल टू कट इट ऑफ, नॉट द होल हैंड। तो डीएन मजूमदार जी कहते हैं कि मतलब आप पूरी जाति व्यवस्था को ख़त्म मत करिए। बट आप सोचो, जाति व्यवस्था सिर्फ़ और सिर्फ एक उंगली में खराबी नहीं है उसके, या एक हाथ में खराबी नहीं है, बल्कि जाति व्यवस्था एक बॉडी में हुआ ब्लड कैंसर है, जो कि एक ना एक दिन जिसको मरना चाहिए, है ना, वो ख़त्म नहीं हो सकता। मतलब वो बीमारी नहीं ख़त्म हो सकती, ठीक है। तो वो कभी भी अच्छा वर्क नहीं कर सकती है। हमारे यहाँ जाति व्यवस्था क्यों बनी हुई है? क्योंकि आप लोग वोटिंग करते हो अभी भी कास्ट के बेस पे। क्योंकि आप कास्ट के बेस पे वोट करते हो, इसलिए हमेशा इस चीज़ को कास्ट के बेस पे और रिलीजन के बेस पे इस चीज़ का फ़ायदा पॉलिटिकल पार्टीज़ उठाती हैं, और वो कास्ट और रिलीजन को और ज़्यादा रिवाइवल करती हैं उसका, और ज़्यादा कहती हैं हाँ ये कास्ट अच्छी है, ये चीज़ उसकी अच्छाई चीज़ें मतलब उसकी वैसी चीज़ें बताने लगते हैं कि आपको वो चीज़ और ज़्यादा प्रभाव कर डालने लगती है। जैसे हिंदू धर्म, है ना, हिंदू धर्म को कितना ज़्यादा वो किया जा रहा है इस वक्त, सनातन, ये सब ये सारी चीज़ों को कितना ज़्यादा फिर से रिवाइव किया जा रहा है। मतलब सब जानते हैं हिंदू धर्म कितना अच्छा है, या किसी या कोई कोई भी धर्म, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हिंदू धर्म बहुत अच्छा है, बट आज की कंडीशन बता रही हूँ, जैसे आज की सोसाइटी की, यहाँ पे बताया जा रहा है कि हिंदू धर्म बड़ा अच्छा है ना। तो इससे क्या हो रहा है, लोगों में अपने धर्म के प्रति एक बहुत बड़ा घमंड सा पैदा हो रहा है, और दूसरों को कुछ समझ ही नहीं रहे हैं वो लोग। अब आप सोचो, एक प्रधानमंत्री या एक मुख्यमंत्री है, उसको पूरे देश को चलाना है, और हमारे देश की विशेषता ये है कि हमारे यहाँ हर संस्कृति, हर भाषा, हर धर्म, ठीक है, हर संप्रदाय का लोग इंसान रहता है हमारे इंडिया में। तो आप सोचो, एक प्राइम मिनिस्टर या एक जो है चीफ मिनिस्टर का काम क्या है कि वो हर एक को साथ लेकर के चले, एक सिस्टम मेंटेन रखे,
है ना? तो इसके लिए उसको कभी भी धर्म, भाषा, जाति इन सारी चीज़ों को पकड़ना नहीं चाहिए। बट हमारे यहाँ पता नहीं कैसी जनता है, वो इन सारी चीज़ों को बिल्कुल भी इन सारी चीज़ों के खिलाफ नहीं जाती, बल्कि इन सारी चीज़ों का सपोर्ट करती है। अब क्योंकि फिर जनता भी सपोर्ट करने लगती है तो उन्हें भी फ़ायदा होता है। इस तरीके से कास्ट सिस्टम अभी तक जारी है और रिजर्वेशन भी अभी तक जारी है, क्योंकि रिजर्वेशन हटाएंगे तो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों पे ही डिपेंड करती हैं कि जाति व्यवस्था कब तक रहेगी, कब तक नहीं रहेगी। कुछ लोग कहते हैं कि जाति व्यवस्था कभी ख़त्म नहीं हो सकती, बट ख़त्म हो सकती है अगर हम सब चाहें, है ना? चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा आपका उसके बारे में बात कर लेंगे, और इम्पॉर्टेंट क्या क्या टॉपिक्स हो सकते हैं वो सारी हम आपको बात बताएंगे। और इसके अलावा डी एन मजूमदार जी के अदर टॉपिक्स आप लोगों को मैं क्लियर कर दूंगी, ठीक है?